RWA द रियल वर्ल्ड एसेट्स को लेकर के जितने भी टोकन हैं मार्केट में, उसको लेकर के इस टाइम बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है और एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जितने भी RWA रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न, मल्टीपल एक्स का रिटर्न दे सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा इसमें स्कैम प्रोजेक्ट भी हैं जो कि स्कैम करने के लिए आए हैं मार्केट में और उन्होंने कोई भी रियल प्रोडक्ट डेवलप नहीं करा है। काफ़ी सारे लोगों को तो बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि RWA प्रोजेक्ट जो है वो क्या है और किस तरीके से वर्क करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो मैनली प्ले आउट करेंगी। अगर आपको RWA के बारे में डिटेल में जानना है कि RWA बेसिकली है क्या, RWA की कैटेगरी क्या क्या है और इसके अलावा फाइनल आउटलुक और फ्यूचर में RWA जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ये अगर आपको जानना है तो ये आप वीडियो पूरा देख सकते हो। मेरा नाम है अंकित और स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। गाइस, अपन सबसे पहले समझते हैं कि RWA बेसिकली है क्या। RWA जो है वो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं और इसमें कोई भी एसेट हो सकता है, चाहे वो आपकी करेंसी हो। फिएट करेंसी को अगर अपन पैक करके कोई टोकन बनाएंगे तो वो स्टेबल कॉइन बनेगा, जैसे कि इस समय मार्केट में USDT या फिर USDC है। या फिर अपन किसी कमोडिटी को बैक करके भी कॉइन बना सकते हैं, जैसे कि XAUT है, PAXG है, जो कि गोल्ड बेस्ड टोकन है। या फिर जो टोकन है कोई रियल एस्टेट हो सकता है, उसका खुद का टोकन हो सकता है, कोई ट्रेजरी बिल हो सकते हैं। स्टॉक को अपन जो है वो एज ए टोकन फॉर्म में ट्रेड कर सकते हैं, बॉन्ड को अपन एज ए टोकन फॉर्म में ट्रेड कर सकते हैं, अपन जो है वो म्यूचुअल फंड्स को भी एज ए टोकन के फॉर्म में ट्रेड कर सकते हैं। तो जितने भी जो रियल वर्ल्ड के एसेट हैं, जितने भी एसेट आप इमेजिन कर सकते हो, उसको जब अपन ऑन चेन में ले आएंगे और ऑन चेन में वेरीफाई कर पाएंगे कि ये जो टोकन है ये रियल एसेट से बैक है, तो इसी को अपन क्या कर रहे हैं, RWA। और यहाँ पे दो तरीके के टोकन अपने को देखने को मिल सकते हैं। पहला तो लेट्स सपोज कि कोई रियल एस्टेट है, उसका अपना खुद का टोकन हो जाएगा उस प्रॉपर्टी का, और दूसरा टोकन होगा जो उस प्रोजेक्ट ने बनाया है। लेट्स सपोज कोई कंपनी उसको डिजिटाइज करने का काम कर रही है, तो उसका भी अपना खुद का टोकन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दो तरीके के मेनली टोकन देखने को मिलेंगे RWA को लेकर के। और इसको लेकर के कॉइन गीको ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट पब्लिश करी है, राइज ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट इन क्रिप्टो, जिसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी पूरी तरीके से रीड आउट कर सकते हो। वैसे तो कई सारे टाइप के रियल वर्ल्ड एसेट्स हो सकते हैं, लेकिन कॉइन गीको की ये जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से रियल वर्ल्ड एसेट्स को मेनली 7 पार्ट्स में डिवाइड करा है, 7 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड करा है। जिसमें पहला नंबर आता है टोकनाइज ट्रेजरी एंड सिक्योरिटी, जिसमें कि सारे अपने स्टॉक आ जाएंगे, म्यूचुअल फंड आ जाएंगे, बॉन्ड आ जाएंगे। प्राइवेट क्रेडिट में जितनी भी लैंडिंग होती है, इनसिक्योर लैंडिंग होती है, वो प्राइवेट क्रेडिट में आ जाएगी। और रियल इस्टेट में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रियल इस्टेट में आ जाएंगी, एक्सचेंजेस आ जाएंगी, स्टेबल कॉइन आ जाएंगे, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रिप्टो इकोसिस्टम का। इसके बाद है रीजनरेटिव फाइनेंस, जितने भी क्रेडिट्स मिलते हैं, एनवायरमेंटल क्रेडिट्स मिलते हैं कंपनियों को, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, रीजनरेटिव फाइनेंस की कैटेगरी में। और नंबर 7 पे है जितने भी लग्जरी गुड्स हैं, आर्ट्स हैं, कलेक्टिबल हैं, उनको अपन नंबर 7 की कैटेगरी में ले लेंगे। तो ये कुछ मेन कैटेगरी है RWA की। और यहाँ पे आप कुछ प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हो इस शीट में कि ये प्रोजेक्ट इस कैटेगरी में जो है वो काम कर रहे हैं। अब अपन डिटेल में बात करते हैं वन बाय वन और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेबल कॉइन से। जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम तक जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, लगभग आप ये मान लो कि 98% से 99% जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं क्रिप्टो में, जो कि ऑन चेन में है, वो एक्चुअल में इस समय स्टेबल कॉइन के रूप में ही है। और जितनी भी बाकी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी उनका 1% से भी बहुत कम है इस टाइम क्रिप्टो करेंसी में, ड्यू टू द रेगुलेशन और काफ़ी सारे मार्केट फैक्टर की वजह से। और स्टेबल कॉइन जो है वो नंबर 1 पर है, और नंबर 1 स्टेबल कॉइन है टेथर। उसके बाद आता है कॉइनबेस का USDC। और यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, और भी स्टेबल कॉइन है मार्केट में, लाइक डाई है जैसे।
और जो मार्केट कैप है स्टेबल कॉइन का 1 फरवरी 2024 को था लगभग 133 बिलियन डॉलर का। तो सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैप है RWA में वो है इस समय स्टेबल कॉइन का, और स्टेबल कॉइन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रियल वर्ल्ड एसेट्स का, जो कि ज़्यादातर स्टेबल कॉइन है वो US डॉलर से बैक है, और US डॉलर बैक जो स्टेबल कॉइन है उन्हीं का मार्केट है। स्टेबल कॉइन में भी केवल 0.2% जो मार्केट है वो अदर करेंसीज में है, जबकि जो पूरा मार्केट है स्टेबल कॉइन का इस समय वो US डॉलर से ही पैक्ड है एक्चुअली। तो पहले नंबर पे है अपने पास स्टेबल कॉइन्स, और दूसरे नंबर पे है कमोडिटी बेस्ड टोकन लाइक XT और XAUT। और कमोडिटी बेस्ड ये जो टोकन है जो कि गोल्ड से बैक हैं, इसका भी मार्केट कैप लगभग 1.1 बिलियन डॉलर का है 1 फरवरी 2024 को। तो दूसरे नंबर पे स्टेबल कॉइन के बाद अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा लोगों का एक्सपोजर है तो वो है कमोडिटी बेस्ड टोकन, और मुझे लगता है कि कमोडिटी बेस्ड जितने भी टोकन्स हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है क्रिप्टो में। स्टेबल कॉइन और कमोडिटी बेस्ड टोकन के बाद अगर किसी चीज़ को टोकनाइज किया जा रहा है तो वो है टोकनाइज ट्रेजरी। जब भी क्रिप्टो का बियर मार्केट शुरू होता है तो काफ़ी सारे लोग जो है वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं और उनको एक फिक्स हील्ड चाहिए होती है अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो वो इस चीज़ का यूटिलाइज कर सकते हैं। US के जो T-बिल्स हैं वहाँ पे अपना पैसा लगा सकते हैं और एक स्टेबल हील्ड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो कैटेगरी है वो हाईली रेगुलेटेड है। अगर आपको US के T-बिल्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको प्रॉपर KYC के थ्रू जाना होगा, और इसमें फ्रैंकलिन टेम्पलेटेशन जो कंपनी है वो नंबर 1 पे है, जिसने लगभग 335 मिलियन की जो ट्रेजरी बिल हैं वो इशू करे हैं। इसके बाद ऑन्डो का नंबर आता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो फ्रैंकलिन टेम्पलेटेशन है इसने मैटिक पे और स्टेलर पे जो है वो अपने फंड इशू करे हैं। ऑन्डो ने सोलाना पे, इथेरियम पे और मैटिक पे अपने फंड्स को लेकर के आए हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी कैटेगरी हो सकती है रियल वर्ल्ड के लिए, रियल वर्ल्ड एसेट्स को लेकर के, और यहाँ पे भी अपने को काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा टाइट रेगुलेशन है, तो रेगुलेशन ही एक्चुअल में डिसाइड करेगा कि ये कैटेगरी कितना आगे जाती है। अगर अभी इनका मार्केट कैप देखते हैं ट्रेजरी बेस्ड टोकन का, तो ये लगभग 931 मिलियन पे है 1 फरवरी 2024 को, और ये कैटेगरी भी अगर अपन देखें ईयर ऑन ईयर लगभग 795%, लगभग 800% से बढ़ी है। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पैसा आया है और काफ़ी सारे जो बॉन्ड्स हैं वो इशू हुए हैं टोकनाइज फॉर्म में। और इसके बाद अगर कोई कैटेगरी आती है तो वो आती है इनसिक्योर क्रेडिट की जो कैटेगरी है, और ये कैटेगरी थोड़ी सी रिस्की है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे अपने को डिफ़ॉल्ट भी देखने को मिले हैं। जब 3 एरो कैपिटल का कोलैप्स हुआ, FTX का कोलैप्स हुआ, लूना का कोलैप्स हुआ, तो काफ़ी सारा जो फंड है वो इन कंपनीज ने जो है वो लूज आउट कर दिया ड्यू टू, क्योंकि कंपनी ने बैंकरप्सी कर दी। इस वजह से ये वाली जो कैटेगरी है काफ़ी रिस्की कैटेगरी मुझे लगता है, और जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें अगर आप इन्वेस्ट भी करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉस हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में किसी प्रोजेक्ट का कोई अता पता नहीं है कि वो कंपनी कब जो है वो मार्केट से चली जाए। और अनसिक्योर जो लैंडिंग की कैटेगरी है इसमें जो पहला नंबर है वो है मेपल का, जिसने लगभग लोन ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हो चुका है 52 मिलियन का। तो मुझे लगता है कि इस कैटेगरी में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट से आपको दूर रहना चाहिए। और यहाँ पे बेसिकली होता ये है कि जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी टॉप क्रिप्टो की कंपनियां हैं, वो यहाँ पे इनसिक्योर लैंडिंग कर सकती हैं, वो यहाँ पे लोन ले सकती हैं, और यूज़र जो है वो अपना फ़ंड डिपॉजिट कर सकता है और उस पर एक हील्ड जनरेट कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारे एग्रीगेटर्स की ज़रूरत है, काफ़ी सारे कंप्लाइंसेस की ज़रूरत है, उसके बाद ही ये जो कैटेगरी है RW में वो अच्छी तरीके से ग्रो हो पाएगी। तब तक ये वाली जो कैटेगरी है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि DeFi में जो है वो आप अपना एसेट जो है वो कोलेटराइज रखते हो, उसके बाद जाकर के आपको लोन मिलता है।
लेकिन यहाँ पे इनसिक्योर लैंडिंग है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। और क्रिप्टो आपको पता है ऑलरेडी वैसे ही प्राइजेज जो है 50-60% कभी भी क्रैश कर जाते हैं। तो ये वाले जो कैटेगरी है मुझे लगता है कि आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। इसमें जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनसे आपको दूर ही रहना चाहिए। इसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो है रीजनरेटिव फाइनेंस की। रीजनरेटिव फाइनेंस में जितने भी कंपनी को कार्बन एमिशन वाले क्रेडिट्स मिलते हैं वो आ गए। यहाँ पे ओशन एंड मरीन कंजर्वेशन है, उस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के प्रोजेक्ट्स हैं, और पब्लिक गुड्स फंडिंग वाले प्रोजेक्ट्स हैं। और ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं मुझे लगता है कि इस बुल मार्केट में सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट करेंगे। इनकी एक्चुअल में रियल इम्प्लीमेंटेशन होना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि अपने को वापस से रीपैकेज करने का कोशिश कर रहे हैं एज ए RWA, तो आपको इनसे बचना चाहिए। और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं जैसे टोकनाइज कार्बन क्रेडिट है, इसका यूटिलाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और काफ़ी कुछ कंपनियां ही हैं जो कि इस तरीके के जो है क्रेडिट्स को परचेज करेगी, वरना ये जो है वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे हिसाब से। अपन चलते हैं अगली कैटेगरी पे। RWA की कैटेगरी में जो कैटेगरी सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है वो है रियल एस्टेट की। अगर रियल एस्टेट को एज ए टोकनाइज फॉर्म में ट्रेड किया जाता है तो इससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है क्रिप्टो मार्केट में। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि रियल एस्टेट को टोकनाइज करने के लिए जो है गवर्नमेंट का रेगुलेशन होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट की जो रजिस्ट्री होती है उसको टोकनाइज करना इतना आसान नहीं होगा विदाउट कंप्लायंसेस। तो ये कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग हो सकती है, लेकिन जो डेटा स्टोर किया जाएगा मुझे लगता है वो पब्लिक ब्लॉकचेन की जगह प्राइवेट ब्लॉकचेन में भी स्टोर किया जा सकता है। और ये फ्यूचर ही बताएगा कि कहाँ की गवर्नमेंट कौन सी ब्लॉकचेन को चुनती है अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटाइज करने के लिए। लेकिन इस कैटेगरी में मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। अगर कोई प्रोजेक्ट अच्छा काम करता है रियल वर्ल्ड एसेट्स में, रियल एस्टेट की कैटेगरी में, तो उसके ग्रो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब चलते हैं अपन अगली कैटेगरी पे जो कि है डिजिटल गुड्स की कैटेगरी। और डिजिटल गुड्स की कैटेगरी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि काफ़ी सारे जो टॉप लग्जरी ब्रांड्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स का ऑथेंटिकेशन सही तरीके से नहीं कर पाते, और काफ़ी सारे फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल आउट होते हैं। तो उनको वेरीफाई करने के लिए, ऑन चेन भी वेरीफाई करने के लिए जो है जो ये कैटेगरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट मुझे नहीं लग रहा है। तो ये सारी जो कैटेगरी हैं वो रियल वर्ल्ड एसेट्स को लेकर के हैं। और अगर एक्चुअल में अपन देखें, अपन हाइप को थोड़ा साइड में रखें, 100x वाले लोगों को थोड़ा साइड में रखें, तो रियल वर्ल्ड एसेट्स में अपन अभी देखते हैं तो स्टेबल कॉइन्स को छोड़ करके या फिर कमोडिटी बेस्ड जो टोकन है उसको छोड़ करके जो है कोई भी बड़ा मोमेंटम नहीं है, कोई एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की कंप्लाइंस से ओरिएंटेड है। और यहाँ पे काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी चीज़ को, रियल वर्ल्ड एसेट्स को एज ए टोकनाइज नहीं कर सकता जब तक रेगुलेशन क्लियर नहीं होता है। ये कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा रिस्क में बनी रहेगी मुझे लगता है इसको लेकर के, जब तक क्लियर रेगुलेशन नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने वाला है गाइस। तो मेरा कहना यही रहेगा कि आप जो फेक नैरेटिव, फेक हाइप क्रिएट की जा रही है RWA को लेकर के, उनसे बचिए। और अगर ब्लैक रॉक का कहना है कि ब्लैक रॉक जो है वो अपनी ट्रेजरी बिल्स को लेकर के आएगा, तो उससे जो ब्लॉकचेन है वो जिस ब्लॉकचेन पे अपने टोकन को इशू करेगा, लाइक इथेरियम पे, मैटिक पे, अवलाच पे, नियर पे, तो उन ब्लॉकचेन का यूजेस बढ़ेगा, ना कि कोई रैंडम टोकन जो है वो 100x हो सकता है, क्योंकि उनका वहाँ पे एक्चुअल में यूटिलाइजेशन ही नहीं है ब्लैक रॉक के लिए। और यहाँ पे फेक हाइप और नैरेटिव से आपको बचना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ आज के इस वीडियो में। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।